जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूर्यताप और तापमान। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बजट क्या होता है वो जानेंगे और हमारे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के कुछ देशों के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। कहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, कैसी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आप लोग की डेट शीट आ गई है, आप लोग तैयारी पूरी जो है अब चालू कर दो, बढ़िया तरीके से तैयारी करना। देखिए पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई घोटाला ना हो, जिसमें कोई लापरवाही ना हो, ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई ताकि पूरा माइंड सेट रहे और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी और एग्जाम में 90 अबव लेकर आना है आप लोग को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जनवरी में तापमान का संसार में वितरण। जनवरी में तापमान का संसार में कैसा वितरण होता है वो चीज हमें यहाँ जाननी है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जनवरी का महीना ऐसा क्या होता है कि इसमें तापमान में कैसे कैसे जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ कुछ बातें बोल रखी हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध, देखिए हमारे पूरे पृथ्वी को अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का हिस्सा, ये लाइन हो जाएगी, इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। आगे बात समझ में, नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर का हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध है। इतना चीज क्लियर है। बीच में हमारी होते हुए जाती है विषुवत रेखा। कौन सी वाली जाती है? भूमध्य रेखा, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे क्या है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है जनवरी के टाइम पे गर्म ऋतु रहेगी और उत्तरी गोलार्ध में जो है कैसा ऋतु रहेगा? सर्द ऋतु रहेगा, यानी शीत ऋतु रहेगी। तो वही बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु रहता है जनवरी के मौसम में। आगे बात समझ में? ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद जो है हमारे इसी में बोल रखा है उच्चतम तापमान औसत तापमान 30 डिग्री होता है जो कि विश्व के बहुत कम भागों में पाया जाता है। इनमें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, देखिए हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को जो है 2 भागों में बांटोगे तो ऊपरी हिस्से की बात करेंगे तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और जो है अफ्रीका के कुछ भागों में, अफ्रीका के जो है कुछ भागों में जो है यहाँ पे आपको तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जो है देखने को मिल जाएगा। ये चीज देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध के जो है महाद्वीप सब हो गए और ये आपका निचले जो हो गए ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इन्हीं में जो है लगभग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और कुछ हिस्सों की बात करें ऊपरी के तो 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान यहाँ देखने को मिल जाएगा। न्यूनतम तापमान उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता है। देखिए उत्तरी यहाँ बात क्या कर रहे हैं, एशिया हमारा, एशिया में रूस पड़ता है सबसे ऊपर। रूस के इस हिस्से में जो है आपको साइबेरिया देखने को मिलेगा। साइबेरिया, अब साइबेरिया में ऐसी ठंडी पड़ती है कि -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तापमान, क्योंकि ये उत्तरी जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज्यादा बर्फ जमती है। वो क्यों जमती है वो अभी हम आने वाले क्वेश्चन में जानेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका होता है नीचे, ऊपर ग्रीनलैंड वगैरह देखा होगा आपने, यहाँ बर्फ है पूरा, इधर इसके साइबेरिया में भी बर्फ मिलेगी। ठीक है, देखिए जरा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए तो ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये जो है यहाँ से अगर लाइन जा रही है तो ये हमारा निचला जो है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध और इधर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। हम इसी रसिया की बात कर रहे हैं, रसिया के इस हिस्से की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जो है क्या पड़ेगा, जो है साइबेरिया। ठीक है, क्या पड़ेगा? साइबेरिया। देखिए दिख रहा होगा आप लोग को साइबेरिया। ठीक है, अब साइबेरिया जो है, साइबेरिया इसके इस हिस्से में जो है काफी ज्यादा, मतलब साइबेरिया के हिस्से में जो है काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है इस हिस्से में तो खासकर ज्यादा ही। ठीक है, देखिए जरा, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए न्यूनतम तापमान पूर्वी साइबेरिया, उत्तर पूर्वी साइबेरिया, यानी कि उत्तर पूर्वी साइबेरिया, उत्तर ऊपर पूर्व इधर, तो इस साइड में जो है काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत धकड़ बर्फ पड़ती है। तो साइबेरिया में पाया जाता है, जो यहाँ पर जो है -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। सूर्य की किरणों की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अपने पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमारी गोल है, थोड़ी सी गोल कैसे है, देखिए इसके जो बीच में जो है एक ऊपर जो है कर्क रेखा होती है और नीचे जो है मकर रेखा होती है और बीच में जाती है आपकी विषुवत रेखा। आपकी कौन सी जाती है? विषुवत रेखा। अब मान लीजिए सूरज की रोशनी जो है उस तरफ से पड़ रही है। अब जब सूरज की रोशनी उस तरफ से पड़ेगी तो पृथ्वी के किस हिस्से पर ज्यादा धूप पड़ेगी? आप खुद सोच के देखिए, इस हिस्से पड़ेगी नहीं, इस हिस्से पे सबसे ज्यादा धूप पड़ेगी। इसलिए यहाँ के लोग जो ना जो इस हिस्से में रहेंगे, इसके विषुवत रेखा के जो निकट जो देश पड़ेंगे उनमें ज्यादातर लोग जो है काले काले आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। आगे बात, वेस्ट इंडीज हो गया, ये सब
इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो इतना तो क्लियर है ना। बाकी जहाँ धूप कम पड़ेगी ऊपर और इधर, तो यहाँ बर्फ मिलेगी, ऊपर बर्फ मिलेगा आपको, है ना इधर। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने बुद्धि में रखिएगा, ठीक है। मैंने साइबेरिया के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आ जाता है इसमें थोड़ा सा, देखिए क्या बता रखा है कि चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे ऊष्मा बजट के बारे में। थोड़ा सा क्या आने वाले क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा ना उसको समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए आप लोग। तो ये चीज़ है, उसको हमने जान लिया। जनवरी में तापमान का संसार में क्या परिवर्तन। एक आता है ऊष्मा बजट, आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा ऊष्मा बजट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ऊष्मा बजट को अगर हम देखें, देखिए बोलने में भी थोड़ा अजीब हो जा रहा है, देखें, देखिए तो अगर हम ऊष्मा बजट की, देखिए ऊष्मा बजट क्या होता है, जैसे बजट का मतलब होता है लेन देन जितना भी हुआ है उसका हिसाब रखना, ये क्या कहलाता है, ये बजट कहलाता है। वैसे एक ऊष्मा बजट होता है जिसमें सूरज से पड़ने वाली किरणें पृथ्वी पर कितनी पड़ी, पृथ्वी ने वो किरणें कितनी जो है ऊपर जो है उसको परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या है हम इसमें जानेंगे, लेना देना, ये क्या कहलाता है, इसका पूरा बजट यानी ऊष्मा बजट कहलाता है। ये आगे बात समझ में, तो वही हम लोग पढ़ने वाले। आने वाले क्वेश्चन में इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, इसको कोई भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस इसमें। पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान सदैव स्थिर रहता है। इसका कारण सूर्य व पार्थिव विकिरण है। पार्थिव विकिरण मतलब होता है कि सूरज पर पड़ने वाली किरण और पृथ्वी जो उठती है किरण, वो पार्थिव विकिरण होता है। उधर से सौर विकिरण आता है, देखिए सौर विकिरण है, और इधर होता है पार्थिव विकिरण। ये जो नीचे से उठता है वो क्या है, पार्थिव विकिरण है। आगे बात समझ में, देखिए पृथ्वी की धरातल से उठने वाली पार्थिव विकिरण, तो इनके जिसे ऊष्मा बजट कहते हैं, इनके लेन देन को लेन देन ढिंचक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऊष्मा बजट। बाकी आने वाले क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन ये रहेगा, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था आप लोग को, देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, जनवरी और जुलाई में समताप मानचित्रों की तुलना करनी है। तो इस मानचित्र में हमें निम्नलिखित जो है बातें ज्ञात करनी होंगी, जैसे कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में अधिक तापमान से अक्षांशीय परिवर्तित होना। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए इसकी जो ये वाली रेखा होती है, जो बीच की रेखा होती है, वो क्या होती है, विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये वाली जो मैंने बताया था, जो भारत से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये होती है आपकी उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, बिल्कुल नीचे और ऊपर उत्तरी, और ये दक्षिणी। ये वाली जो रेखा होती है मकर रेखा कहलाती है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव और ये उधर, ये उत्तरी ध्रुव। तो कॉमन सेंस लगाइए जरा, धूप उधर से आ रही है, तो सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी किस जो है क्षेत्र पे पड़ेगी, जो बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो विषुवत रेखा के जो निकट पड़ते हैं देश, उनमें बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, बिल्कुल झुलसा देने वाली। आगे बस जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पतन आप जो है कोण कम बनेगा, जितना कम बनेगा उतनी ज्यादा जो है यहाँ ठंडक होगी। आगे बस में यहाँ बहुत ज्यादा जो है गर्मी फैलेगी। ये घूम के उधर ही जाएगा, तो इन जगहों पे पूरी जो पड़ेगा इस लाइन पे, उसको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए बोला जा रहा है कि सूर्य के, ये बता दिया। उसके बाद है भूमध्य रेखा से, ये देखिए भूमध्य रेखा से, यहाँ देखिएगा आप लोग, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यताप घटता जाता है। यानी कि यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सूर्यताप घटता जाएगा, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे धूप कैसे पड़ेगी, यहाँ पड़ नहीं रही ना ज्यादा, तो इसलिए जो है आपतन कोण बोलते हैं, जहाँ बहुत कम बन रहा हो। तो इसे बोला जा रहा है अक्षांशों में उच्चतम तापमान और उच्च अक्षांशों में निम्नतम तापमान पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल निम्न तापमान पाया जाएगा। समताप रेखाएं, देखो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, समताप रेखाएं क्या होती हैं। ये तो हमें रेखा नजर आ गई, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और जो है मकर रेखा। समताप रेखाएं क्या होती हैं, समताप रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये जैसे मान लो इस हिस्से में जो है, इस हिस्से में 30 डिग्री सेल्सियस है, इधर 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, इधर 20 है, इधर 30 है। तो ये क्या करेगी, 30 वाली पहले 30 से मिल जाएगी, ठीक है, और 20 वाली जो होगी वो 20 से जाकर मिलेगी, जैसे भी होगा। तो जहां जहां जौन सा डिग्री सेल्सियस पड़ रहा होगा वो जाकर उससे मिल जाएगी। ये हम अनुमान मतलब चेक करके उस पर ड्रॉ कर देते हैं, हमेशा अलग अलग होता रहता है ये, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये जो ये वाली रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं, वो हमेशा क्या होती है, चेंज, क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं। देखिए तो समताप रेखाओं के परिवर्तन से भी मौसम बदल जाता है। यानी कि समताप रेखाओं के भी जो है परिवर्तन से मौसम बदल जाते हैं। उसके स्थल भाग जाड़े में तेजी से ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। जाड़े में क्या होता है, तेजी से ध्रुवों की ओर। तो यहाँ बर्फ मिलेगा, यहाँ बर्फ मिलेगी, बिल्कुल जहाँ गर्मी कम है। तो गर्मी में
ध्यान सुनिएगा, गर्मी में विषुवत की वृत्त की ओर जाते हैं। गर्मी में ये सारा चीज जो है कहां पहुंच जाता है, गर्मी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर पड़ती है। ये चीज हमें याद रखनी है, यही तो है मौसम का परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन यानी कि यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी पर, ऊष्मा बजट बताया था ना अभी मैंने, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी झलक दिखाएगा, पर आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल झलक दिखा देगा आपको। देखिए ऊष्मा बजट क्या होता है, तो वैसे पूरा नहीं है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन बता रखा है। ऊष्मा बजट कायम रहता है, यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा बजट कायम रहता है, परंतु विभिन्न अक्षांशों पर कुछ परिस्थितियों के कारण बदल जाता है। मौसम के कारण बदल रहा है, धूप कम पड़ रही है जहाँ पे वहाँ पे बदल गया, पर ऊष्मा बजट चलता रहेगा। कहीं पे ज़्यादा ये चीज़ ना, गर्मी सूरज फेंकेगा फिर वो धरती भी अपनी गर्मी फेंकती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। जैसे 12 बजे धूप जो है बिल्कुल टॉप पे रहती है हमारी खोपड़ी पे, सन 12 बजे हमारी खोपड़ी पे रहता है, पर उस टाइम ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। थोड़े टाइम बाद वो तो सूरज ने अपनी गर्मी फेंक दी, जिससे कि पृथ्वी जो है वो हो गई, गर्म हो गई। अब इसकी गर्मी का एहसास, धरती की गर्मी का एहसास बड़ा बेमिसाल होगा, क्योंकि नज़दीक है हमसे। तो जब ये 2 बजे होंगे, 2 बजे 2:30 बजे बजेगा, तो उस टाइम गर्मी फेंकेगी ये पृथ्वी अपनी, और नीचे से बिल्कुल जलन ऐसा मारेगा कि आप ऊष्मा गर्मी चिलचिली भर जाएगी, ठीक है, खुजली हो जाएगी। तो वो 2 बजे ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि धरती फेंक रही है आपके ऊपर गर्मी। अब तो ऊष्मा बजट में देखिए क्या है, तो पहले सूरज ने फेंक दिया, फिर ये, तो बोला जा रहा है इसमें कि ऊष्मा बजट कायम रहता है। इसमें क्या बताना, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इसमें है कि ऊष्मा बजट कायम रहता है, परंतु विभिन्न अक्षांशों पर कुछ परिस्थितियों के कारण बदल जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्य की मात्रा पार्थिव विकिरण से अधिक है, और इसलिए देखिए जहां पर काफी इलाका ऐसा रहता है जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां क्या होता है, सूरज अपना तापमान बहुत ज्यादा फेंकता है, फिर पृथ्वी जो है उसको कम मात्रा में फेंकते, तो वहां सूरज की मात्रा ज्यादा हो गई। बोल रखा है कटिबंधीय प्रदेशों में सूर्य ताप की मात्रा पार्थिव विकिरण, जो पृथ्वी से किरणें निकल रही हैं, हीट निकल रही है, पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण से अधिक होता है, इसलिए यह गर्म क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जहां पर ये विषुवत रेखा होगी वो बहुत गर्म क्षेत्र होंगे, जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ेगी, वो क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जो ऊपर थे और नीचे थे, वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल ऊपर नीचे। देखिए ध्यान सुनिएगा, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र ताप अभाव का क्षेत्र है, यानी कि बिल्कुल टॉप पर देखा जाए वहां बर्फ मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ, विषुवत रेखा पे जो पड़ रहे हैं वहां गर्मी गर्मी गर्मी, ठीक है, बिल्कुल काले लोग मिल जाते हैं वहां पे। इस प्रकार सूर्यताप विभिन्न अक्षांशों के मध्य असंतुलन पैदा करता है। धरातलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं जो समुद्र की धाराएं होती हैं और हवाएं होती हैं, इस संतुलन को भी कम करती है, और वे अतिरिक्त ताप क्षेत्र से कम अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। यानी कि जहां समुद्र ज्यादा होगा, समुद्री इलाका रहेगा, उसके आसपास के इलाके बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। देखा होगा आपने, भारत के दक्षिणी इलाके देख लो, वो बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। समुद्र किनारे जो है, जो इलाके रहते हैं, जो विषुवत रेखा के बगल में पड़ते हैं, वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, इस असंतुलन को अक्षांशीय ऊष्मा बजट कहा जाता है। अक्षांशों के हिसाब से भी जो है ऊष्मा बजट तय किया जाता है, कौन कहाँ पड़ रहा है, किसकी जमीन कैसी है, वो भी डिपेंड करती है। विषुवत रेखा के जितना जो करीब महाद्वीप रहेगा या देश रहेंगे, वहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है चलिए देखिए, उसके बाद आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, नाचने का मन करेगा आप लोगों का, इसमें ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तापमान जो पड़ रहा है पृथ्वी पर, तापमान क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है। यानी तापमान जब पृथ्वी पर पड़ रहा है, धूप से आ रही है, किरणें आ रही हैं, वो यानी कि ये जो सूरज से किरणें हमारी पृथ्वी पर गिर रही हैं, हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, पर वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान क्यों पड़ रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है तापमान का क्षैतिज वितरण पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को तापमान का क्षैतिज वितरण कहते हैं। देखिए, देशांतर और ये क्या होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा, ये वाली खड़ी वाली जो रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये होती है अक्षांतर रेखाएं। अक्षांतर, खड़ी वाली रेखाएं जो है ना, खड़ी वाली, देखिए खड़ी वाली रेखाएं जो है ये लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड कौन सी होती है, जो ऐसे ऐसे आती हैं,
ये लैटिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड देखिए, तो इसमें क्या है कि क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। इन्हीं रेखाओं के पार जा रही है किरणें, धरती पर पड़ेगी तो यही है क्षैतिज वितरण, ठीक है, तापमान का क्षैतिज वितरण। इस वितरण को मानचित्र में समताप रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने चित्र में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ रेखाएं ऐसे, तो समताप रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। जहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मान लीजिए इस हिस्से में 23 डिग्री है, इस हिस्से में 23 डिग्री है, इधर 30 है, इधर 23 है, तो ये ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे, 30 पे नहीं जाके मिलेगी, 30 वाली जो आएगी वो 30 पे मिलेगी, फिर जहां जहां 30 होगा ऐसे मिलेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसे बोलते हैं समताप रेखा। मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक सोच, ठीक है, काल्पनिक रेखा जो मध्य समुद्र तल पर उतारे गए समान तापमान वाली स्थानों को मिलाती है। जहां पर जो सेम तापमान रहेगा उसको मिला देगी। अलग अलग तापमान है तो उसके लिए दूसरी रेखाएं हैं, ये चीज, तभी तो हमें पता चलेगा कहां पे कितना तापमान है। तो इससे क्या है, यदि आप तापमान के वितरण को दर्शाने वाली समताप रेखाओं के मानचित्र का अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी की सतह पर क्या समान तापमान है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब क्यों होता है? तो ये सब क्या है, तापमान का क्षैतिज वितरण की वजह से होता है। अगली बात समझ में बतिया, ठीक बा। देखिए उसके बाद क्या बोला, पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण समान नहीं है। तापमान के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, जैसे किन वजहों से तापमान जो है डामाडोल होता रहता है। जैसे पहला अक्षांश की वजह से। अब ये अक्षांश क्या होता है? धरती की सतह, अक्षांश क्या है? देखिए, जहां धूप ज्यादा पड़ेगी वहां गर्मी उतनी होगी, जहां धूप कम पड़ेगी वहां ठंडी उतनी होगी। अरे उधर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, धूप कम पहुंचती है, ज्यादा ठंडी होती है। विषुवत रेखा पर पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ेगी, ये जो आ रही है आपकी विषुवत रेखा, इस पे पड़ेगी, आपकी खोपड़ी चमका देगी, ये इतनी तेज गर्मी। हमारे देश से होते हुए गुजरती है वो कर्क रेखा है, और बीच में क्या होती है, विषुवत रेखा, और नीचे क्या होती है, मकर रेखा। ठीक बा। देखिए, तो मैं बता रहा हूं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है अक्षांश। तो अपने सूर्यताप के अंतर्गत, आपने सूर्यताप के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया है कि विषुवत, जिसने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हो जाकर देख कर आओ, क्योंकि इससे और इजी लगेगा, फिर आपको फिर नाचोगे सब। ठीक है, देखिए देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं क्योंकि हम डिस्टर्ब हो गए हैं। देखिए, आपने सूर्यताप, कहाँ गए भाई, ये छोड़ के ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है आपने सूर्यताप के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण छोटा होता रहता है। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए। कहाँ गए भाई आप? देखिए इसमें क्या है, दिल धड़का देने वाली चीजें हैं। जैसे 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 सूर्य की किरणें अगर हम देखेंगे ऊपर की दिशा में बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ आपतन कोण कम बनेगा। आपतन कोण क्या बनते हैं? कम। जैसे जैसे आपतन कोण कम होंगे वैसे वैसे जो है हीट कम होती जाएगी। जैसे देखिए आपतन कोण छोटा होता जाता है। जैसे मैंने दोबारा बोलूंगा, देखिए आप लोग यहाँ आप समझिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, नाच उठोगे। ठीक है, देखो पर हाँ थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भले ही करो मत जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कुछ मत करना, लेकिन कमेंट करके इतना बता देना समझ में आया कि नहीं आया, जिससे कि पढ़ूंगा ना मैं जब, तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि मेहनत जब हम करते हैं तो कोई मतलब आपके बारे में बताएगा या जैसा आपने पढ़ाया वो होता है, बड़ा खुशी होता है। आप लोग बताना जरूर एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर सच में अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना फिर तो ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए आपतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही ऊंचा तापमान होगा। आपतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही ऊंचा तापमान, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी फैलेगी। पर इसके विपरीत आपतन कोण जितना छोटा होगा, कोण जितना छोटा होगा तापमान नीचे गिरेगा। तापमान, ये तिरछी रेखाएं हैं, आगे बात समझ में। तो इससे बोला जाता है तापमान नीचे होता है। इस सिद्धांत के आधार पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। जो ये बीच में पड़ते हैं ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बड़े खतरनाक गर्मी होती है, सारे झुलसे हुए लोग होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं बेचारे। बहुत गर्मी पड़ती है, उमस होती रहती है, बारिश होती रहेगी, दो बजे इतने टाइम पर हमेशा बारिश होती रहेगी यहाँ पे ध्रुवों तक।
देखिए हमारा भारत है ना, भारत अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पर विषुवत रेखा के जो करीब होते हैं ना और ज्यादा उनमें गर्मी मतलब उनमें भी गर्मी पाई जाती है। जैसे हम बात करें भारत के निचले इलाकों की बात करें, तमिलनाडु केरला की बात करते हैं, जो है आपका कर्नाटका की बात करते हैं, तो इन जगहों पर बहुत सारे लोग आपको क्या दिखेंगे, गर्मी वाले, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। समुद्री इलाका है और मेन चीज है विषुवत रेखा के निकट है, यहाँ गर्मी पड़ेगी तो ये लोग बहुत ज्यादा मतलब देखा होगा यहाँ के लोग थोड़े से डार्क के सांवले हो जाते हैं। पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहोगे, आहा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मजा आ जाता है फिर तो है। कश्मीर उश्मीर चले जाओ, नाचो फिर आराम से जाके। आगे बस समझ में, देखिए वैसी अंटार्कटिका के नीचे बर्फ जमी रहती है, तो इसमें बोला जा रहा है अधिकतर भाग में तापमान हिमांक के बिंदु से नीचे, यानी बर्फ जमा देता है। ऐसा बर्फ के पहाड़ मिलेंगे बिल्कुल, आप नाच उठोगे बिल्कुल। चलिए उसके बाद आता है स्थल और जल की विषमता, जहां पानी और जमीन से भी गर्मी का तापमान का भी वो देखने को मिलता है। जैसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, देखिए मस्त समझाने जा रहा हूं, एक बार समझिए इसको। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि स्थल और जल की विषमता, यानी स्थल और जल, स्थल मतलब जमीन और जल मतलब ढिंचक ढिंचक। आगे देखिए, विषमता का तापमान के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दिन सूर्य के प्रकाश में स्थल जमीन, ध्यान सुनिएगा, इमेजिन करिए, दिन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में स्थल भाग जो जमीन का भाग है तथा जल भाग की अपेक्षा शीघ्र ही अधिक गर्म हो जाता है। जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इधर जमीन है उधर पानी है, धूप पड़ी जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, तो ये जो जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। याद देखिए, आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएंगे, पेरेंट्स ठंडी भी हो जाएंगे, मतलब ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये होता है, ये उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। तो जो ज़्यादा देर में गर्म होता है और ज़्यादा गर्मी फेंकेगा फिर बाद में, ये बड़ा बहुत टाइम लगा देगा ठंडा होने में। इसलिए जिसको बहुत कम गुस्सा आता है और जब आता है ना तो आपका खोपड़ी तक उड़ा देगा वो, इसलिए जिसको बार बार गुस्सा आता है बार बार ठंडा हो जाता है, तो वो ऐसे लोग होते हैं। देखिए जरा, बस हमें गुस्सा करना नहीं चाहिए, गुस्सा करके किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा, स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, यह रात में शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, धूप पड़ती है, वहां चल नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन रात में चादर ओढ़ के सोना पड़ेगा। आगे बस समझ में, ये चीज है, जो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा, या रात में भी शीघ्र की बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। दिन के समय अपेक्षाकृत ऊंचे तापमान स्थल भाग पर पाए जाते हैं और रात के समय यही जो है तापमान बिल्कुल मतलब माइनस तो नहीं जाएगा, ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार तापमान के वितरण में ऋतुओं के अनुसार भी भिन्नता मिलती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों पर ऊंचे तापमान मिलते हैं। जहाँ गर्मी होती है, गर्मी वाले इलाके होते हैं, वहाँ रेगिस्तानी वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी दिन के टाइम पे। शीत ऋतु में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। ठंडा होगा, जैसे ठंडा मौसम आ गया तो वहाँ ये जो है समुद्र में ऊंचे तापमान देखने को मिलेंगे आपको, गर्मी समुद्र में देखने को मिलेगी, महासागरों में। तो स्थल और जल के बीच तापमान बहुत बड़ी विषमता होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार की भूभागों के भी गर्म होने की दर अलग अलग है। जैसे हिम से ढका, मान लीजिए बर्फ से कोई जगह ढकी हुई है, हिम से ढका ध्रुवीय भाग बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। सिंपल सी बात, बर्फ है, बर्फ के ऊपर रोशनी पड़ेगी, वो रोशनी तुरंत ढकेल देगी अंतरिक्ष में, जाओ भाई मुझे नहीं चाहिए। तो वही चीज है, हिम से ढका, देखिए बोला जा रहा है हिम से ढका, हिम मतलब बर्फ, हिम से ढका ध्रुवीय भाग बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि वह सौर ऊर्जा का अधिकतर भाग परिवर्तित कर देता है। टकराई, चन्न से ऊपर फेंक दी, है हमें नहीं चाहिए भाई साहब, आप ले जाओ अपना, ठीक है। तो वनस्पति से ढका भूभाग भी ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। वैसी वनस्पति से ढका पेड़ पर, जंगल वंगल में ज्यादा गर्मी होती है क्या, जहाँ जंगल वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि सूर्यताप की अधिक मात्रा पौधों में से जल को वाष्पित करने में खर्च हो जाती है। जितनी आई किरणें वो पौधे वगैरह में वाष्पित हो गए, पानी वानी रहता है उसमें, वो खत्म हो गई, जमीन पे क्या पड़ेगी। तो वही चीजें हैं, तो स्थल और जल भी बहुत मैटर करता है तापमान में। तीसरा आता है उच्चावच एवं ऊंचाई। उच्चावच क्या होती है, जो जमीनें ऊंची नीची होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे समझ में, देखिए ध्यान सुनिएगा, जब भी मजा आएगा, वरना फिर जिंदगी हा हू करके चली जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे कोई किसी की कदर नहीं कर रहा है, याद रख लेना आप लोग।
इसीलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। पढ़े लिखे रहोगे तो कहीं हार नहीं मानोगे जीवन में। अनपढ़ लोग रह जाते हैं, नहीं पढ़े लिखोगे तो दुनिया दबाएगी तुम्हें। इसलिए पढ़ लिख कर तरक्की करो, जीवन में आगे बढ़ो, है ना, वरना फिर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं भविष्य में। इसलिए बोला जाता है पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ लिख कर अपना, देखिए पढ़ लिखने से बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है। अब कोई बोलेगा पढ़ लिख के थोड़ी ना नौकरी मिल जाती है, ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का जो है ना बुढ़ापा अच्छा कटता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी जवानी अच्छी कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में बड़ी समस्या होगी उसको। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने दिमाग से खेला है, और यही दिमाग से खेला हुआ उसका बुढ़ापा अच्छा कर देगा। शरीर से कमजोर हो जाएगा लेकिन दिमाग तो चलता है ना, तो वो क्या करेगा, तब अच्छा से कमा खा लेगा। लेकिन जो मजदूर सब होते हैं ये लोग, जो सही देखिए, जो नहीं पढ़ेगा वो शारीरिक काम करता है ज़्यादातर, वो क्या करेगा, एक टाइम पे जब तक जवान है तब तक तो काम कर लेगा, लेकिन बूढ़ा हो जाएगा तो कैसे काम करेगा। तो वही चीज़ है, पढ़ा लिखा होना जवानी में तो तब करना पड़ेगा, लेकिन बुढ़ापा अच्छा कर देगा आपका, याद रखिएगा आप लोग। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को अभी, जो जितना तपेगा उतना आगे बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। कंपटीशन लगाओ, भागो, रेस करो, दौड़ो, यही तो उम्र है। वरना थोड़ा टाइम बाद देखना किस चीज़ का मन नहीं करता है, अपना बिजी हो जाओगे काम करने में। अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा काम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाता है उच्चावच एवं ऊंचाई। देखिए उच्चावच एवं ऊंचाई का मतलब क्या होता है, इससे भी तापमान परिवर्तित होता है। देखिए पर्वत पठार, जैसे एक होता है पर्वत, एक होता है पठार, एक होता है मैदान। तो पर्वत पठार और मैदान जैसे उच्चावच लक्षण तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। पवनों के प्रवाह में पर्वत अवरोध का कार्य करता है। देखिए हमारी हिमालय है, हमारा हिमालय क्या करता है, लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। हमारा हिमालय क्या करता है, जो तिब्बत से चीन की तरफ से चली हुई ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत में आने से रोकता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शीत ऋतु, शीतलहर, वरना देख लीजिए रूस के खोपड़ी पे क्या बैठा हुआ, बर्फ़ जमी हुई है। वरना ऐसे हमारे देश में भी कई इलाके ऐसे हैं, जैसे कश्मीर का वो हो गया, इलाका हो गया, तो इन जगहों पर भी काफ़ी ठंड पड़ती है। और तो ये क्या करते हैं, पर्वत पठार वगैरह ये सब कई बार रोक भी लेते हैं हवाओं को। हम समुद्र तल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, देखिए हम समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाए, मान लीजिए समुद्र है, उससे जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे क्या देखने को मिलेगा, तो तापमान में धीरे धीरे गिरावट का अनुभव होगा। तापमान औसत प्रति 165 मीटर, जैसे जैसे हम 165 मीटर वायुमंडल में जाते हैं ना, 165 मीटर सौर मंडल में बता रहा हूँ, जैसे जैसे ऊपर जाओगे 165 मीटर, फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा, फिर 1 डिग्री कम, ऐसे ऐसे करते करते नाचते रहोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना। इसे सामान्य हार्स दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य हार्स दर कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इससे क्या होगा, ऊंचाई की वायु से ज़्यादा गर्म हो जाती है, यानी वायु, ऊंचाई की वायु ज़्यादा गर्म हो जाती है, और यह कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग ठंडे रहते हैं। मैदानों में उतने गर्मी नहीं होगी, पर्वतों के जो वो होते हैं ना उस पर बर्फ जमी रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ से धूप तुरंत टकरा के ऊपर फेंक देती है। आगे बात सुनो, वो पहली भेंट कर लेता है धूप से, इसलिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, धूप भगा देगा, ठीक है। उसके बाद आता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं, महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, महासागरीय धाराएं जो होती हैं गर्म और ठंडी दो प्रकार की होंगी, ठीक है। कहाँ गई, चलिए अब देखते हैं इसमें महासागरीय धाराएं होती हैं। देखिए इसको जो ऐसे जाएगी, ये वाली मान लेंगे जो कटी पट्टी नहीं है बीच में से, वो गर्म धारा है, और कटी पट्टी वाली ठंडी धारा, ये कटी पट्टी वाली ठंडी धारा हो गई। आगे बस देखिए अब क्या समझेंगे हम इसमें, हमारे बुक का चित्र है ये, देखिए तो क्या बोला जा रहा है, महासागर धाराएं गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। गर्म धाराएं जिन तटों के साथ बहती हैं उन्हें अपेक्षाकृत गर्म कर देती हैं, ठीक है। और ठंडी धाराएं निकटवर्ती तटों को ठंडा कर देती हैं। जो बर्फीली वो रहेंगी, धाराएं रहेंगी, उनके आसपास ठंडा रहेगा, और जो गर्म रहेंगी उसको गर्म कर देंगी। आगे ये जैसे ठंडी धाराएं हैं, तो ये कुछ यूरोप के जो देश होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, है ना, इधर ये गर्म जा रहे हैं तो कुछ गर्म कर देंगा, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये देखिए गर्म धारा लेकर जा रही है। जब गर्म धारा ले जाएगी तो वहां क्या कर देगी, ये बिल्कुल गर्म कर देगी, बिल्कुल सारी चीजें,
इसीलिए देखिए यहाँ क्या, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा के कारण उत्तरी पश्चिम यूरोप का तट सर्दियों में भी जमने से बचा लेती है। यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है पर ये गरम गरम वो जा रही हैं, लहरें जा रही हैं गरम गरम, इनमें क्या करा, बर्फ जमा हुआ था उसको पिघला देगी और बर्फ पड़ रही है उसको पिघला देगी। इसीलिए यहाँ व्यापार वगैरह अच्छे से हो पाता है कि बर्फ ज़्यादा नहीं जमती। इसीलिए देखो एक बोला जा रहा है उत्तरी पश्चिम यूरोप का तट सर्दियों में जमने नहीं पाता, ठीक है। जबकि कनाडा का जो है क्यूबिक तट लेब्राडोर की ठंडी धारा, ध्यान सुनिएगा मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, ये देखा लेब्राडोर सी क्या करता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि यूरोप का एक ये बता दिया, जबकि कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश, ठीक है। देखिए कनाडा का क्यूबेक तट लेब्राडोर की ठंडी धारा से, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यूबिक जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है, इसमें क्या है, ये सारी गरम गरम ठंडी वो करती है, क्या नाम है, धाराएं बहकर जाती हैं, उसको वहां बर्फ जमाती है। कनाडा में इतनी बर्फ जमती है ना, लोगों को अपनी गाड़ी वाड़ी काछना पड़ता है बिल्कुल वो। यद्यपि यह उत्तरी पश्चिम यूरोप के तट की अपेक्षा निम्न अक्षांशों पर है, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी, ठंडी ठंडी धाराएं यहाँ पे पड़ती हैं, क्योंकि ये उत्तरी हिस्से में पड़ता है ना, उत्तरी इलाके में पड़ता है, तो वहां बर्फ तो बहुत ज्यादा जमेगी, विषुवत रेखा से काफी ऊपर है ये। आगे बात समझ में, तो ये चीज आप लोगों को बढ़िया से याद रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पवनें भी जो है, हवा भी क्या करेगी, थोड़ा सा तापमान में वृद्धि कर देगी। जैसे मान लीजिए जहाँ पर गर्म हवाएं रहती हैं, गर्म हवाएं काफ़ी हल्की होती हैं, तो गर्म हवाएं जब हल्की होकर बह के चली जाएंगी तो उस जगह खाली हो गई, वहाँ पे ठंडी हवा आ जाती है, तो इसमें भी तापमान में परिवर्तन दिखता है। उसके बाद वनस्पति आवरण में आंसर तो दिखाई रहा हूँ। वनस्पति आवरण में क्या होता है, कई बार पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ठंडा ज़्यादा रहती है, क्योंकि पेड़ पौधों ने क्या करा, सूरज से गिरने वाली किरणों को अपने ऊपर रोक लिया, उसमें जो पानी था सोख लिया किरणों ने, और किरणें वहीं खत्म, नीचे क्या पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ की ज़मीनें जो है ज़्यादातर ठंडी रहती हैं। उसके बाद आते हैं मिट्टी की प्रकृति। ये देखिए बहुत ईजी है, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो वही बता रखा है, विषुवत प्रदेशों में वार्षिक ताप परिसर लगभग 5 डिग्री है, और जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में 38 डिग्री। देखिए मरुस्थलीय प्रदेश कौन से होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पर जल्दी गर्म तो हो जाएगी पर जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे देखना आप लोग ठंडक रहती है, लेकिन जब धूप निकलती है, दोपहर का टाइम होता है, वहाँ एक खुजली वाली धूप होती है, उमस वाली हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। पर रेगिस्तान में क्या है, सूखा सूखा है सब, धूप गिरेगी, जमीन बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन रात होते ही ऐसा आनंद आता है, वाह नाचो। तो मिट्टी की प्रकृति देखी जाए तो मिट्टी के अंगों की बात करें, जहाँ पे बलुई मिट्टी रहती है वो ज़्यादा गर्म होती है, पर वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। काली मिट्टी और उसकी अपेक्षा देखा जाए जो तुम्हारा ये है, जैसे बालुई मिट्टी, काली पीली चिकनी मिट्टी, ये सब क्या होती है, देर में गर्म होती है और देर में ठंडी होती है। पर बलुई मिट्टी क्या होती है, जैसे मरुस्थलीय स्थानों पर, रेगिस्तान वाले इलाकों में, वहाँ ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी पर जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये कुछ अंतर मिट्टियों का भी होता है, ठीक है। चलिए आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ना, ये क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन जो था ये तापमान कैसे कैसे परिवर्तित होता है पृथ्वी पर, वो हमने जान लिया, ठीक है। चलिए आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न अक्षांशों वृत्तों पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में अंतर क्यों पाया जाता है, आगे बात समझ में। देखिए तो विभिन्न अक्षांशों पर, अलग अलग हिस्सों पर कैसे अलग अलग सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वही वाला था, बस थोड़ा सा इसमें देखिए मैंने क्या बताया आपको, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण, पृथ्वी हमारी क्या है, गोलाकार है, गोलाकार होने के कारण इसमें अलग अलग स्थानों पर विभिन्न आपतन कोण बनाती है। ये यहाँ पे आपतन कोण अलग, इधर बिल्कुल अलग। जहाँ कम आपतन कोण बनेगा वहाँ ठंडी ज़्यादा होगी, सूर्य की किरणें कम, उस स्थान पर तापमान की, देखिए क्या बोला जा रहा है, आपतन कोण बनाती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उन स्थानों पर तापमान की मात्रा कम होती है। जहाँ कम सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, वहाँ तापमान कम होगा, माइनस भी जाएगा, माइनस होगा। इस प्रकार यहाँ पर माइनस में तापमान होता है -50, 60, 70 ऐसे होता है, सोचिए बर्फ ही बर्फ है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर सूर्यताप की मात्रा में अंतर पाया जाता है, इसलिए सूर्यताप में अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाएगा एक ऐसा क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऊष्मा बजट को आरेख बनाकर स्पष्ट करें। ऊष्मा बजट को आरेख बनाकर, आरेख तो बना हुआ है, बस समझना है इसको। देखिए
वायुमंडल में प्रवेश करने वाला सौर विकिरण, ये गिर रहा है, विकिरण हो रहा है, ठीक है, सौर विकिरण। ये जा रहा है ऊपर, पार्थिव विकिरण, विकिरण हो रहा है ना। देखिए सूरज ने हमें 100 दिया, हम एक भी नहीं रखेंगे, हम इसको 100 भेज देंगे वापस, ठीक बा। उसमें बजट जितना लिया था उतना दे दिया, ले जाओ भाई, हमें बस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो बाकी हमें अंतर कैसे रखना पड़ेगा समझ में आएगा। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिख विख के भी बता दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है। देखिए सूर्य की जो किरणें आती है ना वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, दिख रहा होगा बिल्कुल लघु तरंगों के रूप में, छोटी 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 जो है ये क्या करेगी, लघु तरंगे बना के आएगी। पर जो पृथ्वी से जाती हैं वो थोड़ी सी मोटी होंगी और दीर्घ तरंगीय होती है। तो लघु तरंगीय और दीर्घ तरंगीय में अंतर तो पता चला ना। देखिए सूर्य विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर लघु तरंगों के रूप में गिरता है वो सूर्यताप कहलाता है। सूरज से गिरा ना, ये हो गया सूर्यताप, ठीक है। पृथ्वी भी अन्य वस्तुओं की भांति ताप ऊर्जा विकिरण करती है। पृथ्वी भी तो गर्मी फेंकती है, कहाँ है भैया, देखो पृथ्वी भी गर्मी फेंकेगी, तो जब पृथ्वी गर्मी फेंकेगी तो क्या होगा उसको देखो जरा, पृथ्वी भी अन्य वस्तुओं की भांति ताप ऊर्जा विकिरित करती है। ये इसे पार्थिव विकिरण बोला जाएगा, इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह सौर्य विकिरण, पार्थिव विकिरण पृथ्वी से जारी हो, क्लियर है इतना। आगे देखिए पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान हमेशा स्थिर रहता है, इसका मुख्य कारण है सूर्य ताप व पार्थिव विकिरण। संतुलित कैसे रहती है आज हमारी पृथ्वी, क्योंकि जितना हमने लिया उतना भेज दिया अलग अलग रूपों में, लेकिन तो बीच संतुलन का होना, इसी संतुलन को ऊष्मा बजट कहा जाता है। इसी बजट को क्या कहा जाता है, ऊष्मा बजट कहा जाता है, क्लियर बा, ठीक बा। आगे देखिए चलिए हम इसमें अब देखते हैं क्या है ये। कल्पना करें, कर लो कल्पना आप लोग, जितना करना उतना करो, ठीक है। देखिए कल्पना करें कि बहु वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर, देखिए मान लीजिए हमारी वायुमंडल है ये, आगे बस सुनो, ये हमारी वायुमंडल है। अब क्या होगा ध्यान सुनिएगा। कल्पना करें कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्य ताप की 100 इकाइयां प्राप्त हो रही हैं। सूरज से कितनी इकाइयां मिल रही हैं हमें, 100 इकाइयां, 100% मान लो, इकाई मान लो। सूरज हमें कितना दे रहा है, सूरज हमें कितनी इकाइयां दे रहा है, ये दे रहा है 100 इकाइयां हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सूरज से कितनी इकाइयां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखिए सूरज से कितनी इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, 100 इकाई प्राप्त हुई। देखिए क्या हुआ, तो कल्पना करें कि सूर्य जो है, कल्पना करें कि सूर्यताप की 100 इकाइयां प्राप्त हो रही हैं। इनमें से लगभग 35 इकाइयां पृथ्वी की तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए 35 इकाइयां तो ऐसी हो गई 100 में से जो पृथ्वी पर पड़ी ही नहीं, सतह पर, धरातल, ये धरातल है हमारा, इस पर 35 इकाइयां तो डायरेक्ट ही चली जाएंगी। कैसे, अब 35 को हम बांटते हैं। देखिए तो यहां पे क्या है, अब देखिएगा जरा, जैसे 100 इकाई हमें मिली है, ठीक है, 100 इकाई हमें मिली, उसमें से क्या हुआ, 35 जो है ये वायुमंडल में ही रह जाती हैं। कैसे, जरा देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि 35 इकाइयां पृथ्वी तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई। परावर्तित और अवशोषित में अंतर क्या होता है, देखिए परावर्तित जो टकरा के वापस अंतरिक्ष में चली गई वो परावर्तित, अवशोषित मतलब जो इसी वातावरण में रह गई वो अवशोषित कहलाएगी, मिल जाएगी उसी में, पर धीरे धीरे बाद में भेज देंगे। 35 इकाइयां, इन इकाइयों में से 6 इकाइयां वायुमंडल की, कहां गई भाई, देखिए क्या बोला जा रहा है, 35 इकाइयों में से 6 इकाइयां वायुमंडल की ऊपरी सीमा में अंतरिक्ष को परावर्तित हो गई। देखिए 6 इकाइयां 100 में से मान लो 6 आई हैं, अभी 6 टकरा के, जैसे ही वायुमंडल, हमारी गैस होती है ना अलग अलग वायुमंडल, मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था, जाकर पढ़ लेना, ठीक है। देखिए 6 इकाई जैसे ही टकराई, 25 से फेंक दी ऊपर, ये चली जाएगी अंतरिक्ष में। तो इसमें 35 का हम टुकड़ा कर रहे हैं, तो 6 इकाई कहां से टकरा के चली गई, ये हमारी पहली ही परत से टकरा के जो है ऊपर चली गई, तो 6 चली गई। 35 में से बता रहा हूं अभी मैं, 100 में से 35 को याद रखना अभी, तो 35 वापस तुरंत ही भेज दी, तो उसमें 35 का हम आधा आधा कर रहे हैं, तो वो बता रहा हूं। 6 कैसे गई ये पूछ लेगा, 6 जो है पहली परत से ही टकरा के ऊपर चली गई, याद आ गया, ठीक बा। उसके बाद फिर आती है इसमें इकाइयां वायुमंडल के ऊपर, ये ठीक है, अंतरिक्ष को चली गई। 27 इकाइयां बादलों द्वारा, 27 इकाइयां आई थी, 27 इकाई, टिक टिक टिक, बादल भी तो पड़ता है धरती पर कदम रखने से पहले, बादल बोलेगा ओए भाई मेरे से पहले टकरा ले, फिर सही हो, तो बादल क्या बोलता है, बादल टकराए, बादल पे टकराएगा, फिर बादल कितना भेज दे रहा है, 27,
बादल कितना भेज दिया, 27 भेज दिया। अब बचे कितने, 35 पूरे होने से 2 बचे ना, तो 2 इकाइयां यहाँ पे क्या होंगी, 2 इकाइयां। देखिए यहाँ पर जब धरती पर पहुंचेंगे तो उससे पहले पर्वत भी मिलेंगे इसको, तो 2 इकाइयां पर्वत पे टकराई और वापस चली गई धिड़िम धिड़िम करके, क्योंकि बर्फ फेंक देती है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 35। तो 27 और 6 जो है ये हो गया, और उसके बाद 33 और 2 35। आगे बस समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। तो 35 इकाई तो आपकी ऐसे चलेगी जो परावर्तित हो गई। ये सब क्या है, परावर्तित है। कुल परावर्तित किरणें कितनी थी, 35। तो हमें 35 का मामला समझ में आ गया। अब हमारे पास कितना बचा है इधर, 100 में से लगभग 65 बचा है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। 35 इकाइयां कैसे गई, 6 जो है वायुमंडल की पहली परत से टकरा के चली गई, और उसके बाद 27 जो है बादलों से टकरा के चली गई, 2 जो है पर्वतों के ऊपर चोटी पर टकरा के चली गई। ठीक है, टोटल हो गई 35। अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। 14 और इकाइयां आई थी, 14 और इकाइयां आई थी, पर वो परावर्तित नहीं हुई। 14 इकाइयां आई थी, वो क्या हो गई, इन्हीं वायुमंडल में अवशोषित हो गई थी। ठीक है, चलिए पहले तो अभी उसको भूल जाओ, 14 को भूल जाओ, 35 याद रखो। मैं बता रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ध्यान सुनना। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। 35 अभी साइड कर दो, ठीक है। आगे देखो, ये सब परावर्तित हो गई थी, परावर्तित वापिस भेज दी थी, ठीक है। शेष 65 कितनी बची, 65 बची। 100 में से 35 गया तो 65 बचेगी ना। ध्यान सुनिएगा, यही लिखना है पेपर में, जब ही तो हीरोइन बनोगे। आगे देखो, 65 यानी 100 में से 35 इकाइयों में से 51 इकाइयां सीधे पृथ्वी तल को प्राप्त होती हैं। यानी कि इसमें से जो है आपकी 51 पृथ्वी को प्राप्त हुई, कितनी बची, 14। ठीक है, तो अब जरा 14 देखना, अभी मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है, और 14 इकाइयों को वायुमंडल की विभिन्न गैसों, वाष्प, जलवाष्प, धूलकण अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित, मान लीजिए, कंफ्यूजन में आया ना। 35 तो हमने भेज दी थी, टकरा होकर के चली गई थी, वो परावर्तित थी, टकरा के चली गई थी, ठीक है। पर 14 और आई थी, पर उसको हम बोलेंगे अवशोषित हो गई। वो धरती तक नहीं पहुंची, पर वो अवशोषित हो गई थी। 14 और आई थी, उसी वायुमंडल में रह गई, वो अवशोषित हो गई, उसी में मिली हुई है, नाच रही है, ओए होए ओए होए, उसी बीच में नाचेगी है। अब क्या होगा जरा देखिए, अब बचा हमारे पास 51, 35, 14 चले गए ना, कहां पहुंचा, धरती पे नहीं पहुंचा, बचे कितने, 51। अब धरती पे गिरेगा 51। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अब 51 बचा हमारे पास, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। 51 कहां जा रहे हो तुम, देखो 51 आ जाएगा। अब 51 को हमें देखना है, 51 जब धरती पर पड़ गया, ध्यान सुनिएगा, अब जब 51 धरती पर पड़ गया है तो अब हमें भेजना होगा यहां से ऊपर। 51 को कैसे भेजे, तो पृथ्वी पर कितना पड़ा टोटल, 51 इकाई पड़ी। 14 इकाई अवशोषित हो गई थी, 35 इकाइयां परावर्तित हो गई थी। अभी ये इसी में तैर रही है, दुकुड़ 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 दुकुड़, इसी में तैरेगी अभी है। आ रही बात समझ। अब देखिए आगे क्या होगा, हमारे पे पहुंची कितनी, 51। अब यहां पृथ्वी कितना फेंकेगी वो देखिए जरा, 51 फेंकेगी अलग अलग भागों में। देखिए सूर्य ताप द्वारा प्राप्त 51 इकाइयों में पृथ्वी भी पार्थिवीकरण के रूप में लौटा देती है। अब पृथ्वी का काम है ना पार्थिवीकरण, ये धड़-धड़ ऊपर फेंकेगी। अब गर्मी देखिए, वही किरणें टकरा के चल जाएंगी अंतरिक्ष में। ले जाओ आप अपना, रख लीजिए सूरज दादा। देखिए 51 इकाइयों में से 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गई। 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गई। देखिए यहां पर आई थी, ये यहां पर आया था, बीच में मिल गए, आए हाय मेरे दोस्त मेरे भाई, ऐसे कर दिया। 34 और 14 ये दोनों मिल गए। ये पृथ्वी से गया, वायुमंडल है ना यहाँ पे, तो वायुमंडल की अलग अलग गैसेज होती हैं। तो वहां ये थी वायुमंडल की पहली परत, और ये वायुमंडल का जो है कुछ हिस्सा होता है, गैस वगैरह थी। सूरज से आने वाले में से 14% इकाइयां, 34 इकाइयां जमीन ने फेंकी, वो दोनों ही किसमें रह गई, अभी वो अवशोषित हो गई वायुमंडल में। वो जाएंगी काफी लेट, लेकिन जाएंगी जरूर, वो धीरे धीरे जाएंगी। आए हाय आए हाय। तो 34 और 14 कितना हो गया, 48। तो यहां पे क्या है, 34 भाग जो है, ध्यान सुनिएगा, पूछेगा अवशोषित कितना हुआ था टोटल बीच में, तो पृथ्वी से गया 34, ऊपर से आया 14, अवशोषित भाग आपका हो गया 48। अवशोषित भाग कौन कितना हो गया, 48। आपको परावर्तित भाग बोलेगा 35 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के समझोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। बचा कितना भैया, देखो अब कहाँ है हम,
ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई, शेष 17 इकाइयां बची। कितनी बची हैं भाई, 17 इकाइयां बची हैं। ठीक है, सब प्लस माइनस कर लेना, सब बराबर आ जाएगा। 17 इकाइयां अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं, यानी 17 इकाइयां डायरेक्ट धरती पर पड़ी और बिना रोके टोके 17 ऊपर पहुंच गई। टोटल मिला के 48 और 17 65 हो गया। इतना क्लियर है, मतलब ये सब मिला के अपना वो हो गया अवशोषित और विकिरण, मतलब ये हो गया। उसके बाद देखिए वायुमंडल भी अवशोषित की इकाई 48, वायुमंडल में जो 34 इधर से गई थी और 14 इधर से, ये 48 है। ठीक है, 48 ये भी क्या करता है, बाद में धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन कर देता है। इस प्रकार उष्मा की 65 इकाइयां जिन्होंने वायुमंडल में प्रवेश किया था अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती है। इससे सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के मध्य एक संतुलन बन जाता है। सूर्यताप और पार्थिव विकिरण जितना लिया था वापस भेज दिया। चलिए एक बार जल्दी धड़ाक धड़ाक से पढ़ लेते हैं। देखिए सूर्यताप, ये पार्थिव विकिरण, सूर्यताप जितनी किरणें धरती पर पड़ी हैं उतनी किरणें ये भेजेगा, पर पड़ी कितनी है वो देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल सूर्यताप से किरणें आई, मान लीजिए तो इसमें किरणें जो आई 6 किरणें आई हैं, वो पहले टकरा के पहुंच गई ऊपर अंतरिक्ष में चली गई। ये हमारा वायुमंडल की पहली परत है, वो देखिए उस पर टकराया 6 भेज दिया। ठीक है, पहली वायुमंडल पर टकरा के भेज दिया। फिर यहाँ पे आया कुछ बादलों से टकराई, लगभग 27 जो है इकाइयां बादलों से टकराई, डिंचिक टकराई और फिर भेज दी, तो 27 उधर चला गया। फिर 2 आया नीचे, यानी कि हमारे यहाँ पर्वत होते हैं, पर्वतों पे बर्फ जमी होती है, उससे टकरा के ऊपर चली गई 2, टोटल मिला के कितना हो गया 35। तो कुल परावर्तित हो गई। परावर्तित मतलब अवशोषित मतलब यहीं रह जाना, और परावर्तित मतलब क्या है, परावर्तित मतलब भेज देना वापस। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना 35 मामला आपका जो है वो परावर्तित हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बचे कितने 65। अब क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो 14 आएगा, 14 इसमें से क्या हो जाएगा, ये अवशोषित हो जाएगा। ऊपर से आते आते नीचे जो कुछ गैसेस वगैरह रहती है ना, उसमें अवशोषित हो जाएगा। ये अभी यहीं रहेगा, सुनिएगा, अभी ये यहीं रहने दो इसको। परावर्तित हो चुके हैं 35, ये अभी यहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, बची कितनी, तो इसमें आपका लगभग 51 भाग, यानी 51 इकाइयां जमीन पर पसर गई। आए मैं बैठ गई 51 इकाई। अब देखिए क्या होगा, तो इसमें क्या है कि अब 51 भाग धरती पर पड़ा, 51 में से 34 भाग, आप कॉपी पे लिखते रहना, क्लियर हो जाएगा। 34 भाग जो है वो क्या होता है, जब पृथ्वी पर ये 51 भाग टकराया, उसमें से क्या होगा कि ये उठेंगी अब सारी धरती पे से। धरती भी तो अपना गर्मी फेंकेगी, तो धरती ने कितना फेंका, 34 इकाइयां फेंकी, जो जाकर कहाँ अवशोषित हो गई, उसी वायुमंडल में अवशोषित हुई। कुछ गैसेस वाष्प वगैरह होते हैं, धूलकण होते हैं, उसमें एकत्रित हो जाती है। तो 34 और 14 कितने हो गए, 48 हो गए। इतना क्लियर है, ठीक है। अवशोषित भाग कितने हैं, 48 भाग है, पर कुछ बची 17 डायरेक्ट जमीन फेंक देती है, ले जाओ अंतरिक्ष, ये 17 फेंक दी, तो टोटल 65। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जितना जो है ये क्या नाम है, जितना आया था उतना हमने उसको वापस वहां पे भेज दिया। आगे बात समझ में, ये चीज हमें बढ़िया तरीके से याद रखनी है। अवशोषित भाग ये हो गए आपके 48, और इसमें से आपका जो है क्या नाम है, हाँ, परावर्तित भाग 35। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये बनता है हमारा क्या, ऊष्मा बजट। किसी को दिक्कत, ठीक। देखिए अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको यही दिख रहा होगा, सूर्यताप व पार्थिव विकिरण में अंतर क्या होता है। सूर्यताप ऊपर से गिर रही है, पार्थिव जो नीचे से फेंक रहे हैं, इसमें अंतर क्या होता है, जल्दी देखेंगे। सूर्यताप पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण होता है, नीचे ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। पार्थिव विकिरण द्वारा अवशोषित ऊष्मा अंतरिक्ष के विकिरण को हो जाती है, यानी नीचे से फेंकते हैं पार्थिव विकिरण को। सूर्यताप लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, सूर्यताप लघु तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण लंबी या बड़ी बड़ी तरंगें होती हैं। सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का भाग 51 भाग ही पृथ्वी को मिलता है। हमें कितना मिलता है, सिर्फ 51 भाग ही पृथ्वी को मिलता है, ठीक है। पर वो भी हम क्या करते हैं, वापस लेटा देते हैं। देखिए पृथ्वी द्वारा दिया गया विकिरण वायुमंडल को गर्म करता है। पृथ्वी से बाहर जाने वाली विकिरण का 85% वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, यानी कि लगभग जब हम 51 फेंक रहे हैं ना, तो आधा तो वहीं लगभग कितना 85% तो उसी में मिल गया, वायुमंडल में ही विलीन हो गया, पर वो धीरे से फेंक देता है ऊपर बाद में, ठीक है। चलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद आता है तापमान का ऊर्ध्वाधर, ध्यान सुनिएगा, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण बोल रहा है। देखिए तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊंचाई के आधार पर तापमान के वितरण को तापमान ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तापमान ऊर्ध्वाधर, अलग अलग जगह पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नीचाई के हिसाब से तापमान बढ़ता है, और
इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। पर्वतों पे चले जाओ, तापमान ज़्यादा मिलेगा, ठंडा मिलेगा, जितना ऊंचाई उतना ठंडा। ओए मजा आ गया। आप जानते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, ठीक बा। पार्थिव वायुमंडल गर्म किस चीज़ से होता है? सूरज से थोड़ी ना हो रहा है, वो तो ले लिया अपना। गर्मी हीट जो धरती है हीट फेंकेगी ना, तब नीचे से जलेगा, अरे बाप रे बाप जल गए, ये होता है। उसके बाद आगे बात सुनो, इसके देखिए ये क्या होता है इसमें कि वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। वायुमंडल किससे गर्म होता है? धरती से गर्म होता है, सूरज से उतना गर्म नहीं होता। तो वायुमंडल की परतें जो धरातल के निकट होती हैं पृथ्वी से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करती हैं, यानी कि धरती से ही वायुमंडल गर्म होता है। गर्मी, उमस, कितनी गंदी गर्मी होती है। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ जाकर गर्मी फेंकेगा धरती, और वो बाहर जाके वाष्प होकर बादल बन जाता है, फिर गिरता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है। ये मज़ा आ गया। धीरे धीरे देखें, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे ही उत्तरी इलाकों में जाओगे, नाचोगे, तापमान कम मिलेगा, क्योंकि ऊपर की परतें पृथ्वी के विकिरण द्वारा कम ऊष्मा प्राप्त करती हैं। ऊपर की जो वो है वहाँ कम वो पहुँचती हैं किरणें, इसलिए वो ठंडी रह जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरने लगता है। एक प्रति मैंने बताया था एक डिग्री गिरता है, 165 डिग्री 165 मीटर ऊपर जाओगे तापमान 1 डिग्री कम, फिर जाओगे 1 डिग्री कम, ऐसे बर्फ जम जाएगी, खोपड़ी उड़ जाएगी आपकी। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़ा धांसू है ये। देखिए इसमें क्या होता है, ये विकिरण और चालन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधी पहुंचती है तो उसे इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। यानी विकिरण क्या होता है? जब सूरज से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो विकिरण हो रही है, वो सौर्य विकिरण, ये पार्थिव विकिरण। उसके बाद ये क्या है? चालन क्या है? चालन देखिए छोटा सा ये बताता हूँ मैं आप लोग को। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने आग लगाया, एक रॉड ले ली, रॉड में आग लगाया, आग यहाँ जल रही है, धगड़ 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 धगड़, मजा आ गया। अब यहाँ गर्म हो जाएगा तो ये थोड़े जिसके अणु जुड़ते रहेंगे तब आगे यहाँ पे हीट होगा ना, अचानक से ना। तो चालन क्या है? जब इधर से आग जली है तो यहाँ वाला हिस्सा गर्म हो रहा है, धीरे धीरे जब फ्लो होगा गर्मी जाएगी उधर, यहाँ का हिस्सा ऑन द स्पॉट गर्म हो जाएगा नहीं, तो यहाँ का बाद में गर्म होगा। तो वही चीज़ हमें याद रखनी है, ये होता है चालन, ठीक बा, ठीक है। देखिए तो इसको चालन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा रिक्त अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। धरती पर गिरी, परिवर्तित होकर चली गई, विकिरण कहलाती है। अंतरिक्ष फेंक दी, ले जाओ अपना, रख लो आप लोग। ताप, ये क्या होता है? चालन। ताप ऊर्जा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दो वस्तुओं के तापमान एक समान नहीं हो जाते। जब तक ये गर्म नहीं हो जाएगा जितना ये गर्म है ना, तब तक ये तापमान का चलन चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं चालक। देखा? चलिए अब मजा आ जाएगा, इतना बिल्कुल जहर पढ़ा दिया है कोई भूलेगा नहीं। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा ये करिएगा कि सपोर्ट बनाए रखना। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब जितनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं आप लोगों को मिलती रहेगी। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है कि वीडियो इतनी लंबी होती है क्यों होती है। पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कोई ड्रामा नहीं करना, हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एनावेस में क्या है कि लापरवाही ज़्यादा देखता हूँ मैं कि हाँ बच्चे इतना ज़्यादा ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो भी तो है, अच्छे से पढ़ना तो उनका भी तो फर्ज बनता है, या उनको भी तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए ना अच्छे से। मेहनत कितनी भी लगे करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर। आप लोग अच्छे से समझें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, जीवन में बहुत तरक्की करो, मज़ा आ जाए इतना, है ना। मिलने आना फिर मेरे से चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।